हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि फाइल सिस्टम लिनक्स के अंदर फाइल सिस्टम किस तरीके से होती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आज के लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले। तो उससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लिनक्स को किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है विंडो के अंदर। ठीक है, तो वो चीज हमने देखी थी लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आज हम देखेंगे कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जैसे विंडो हम यूज करते हैं तो उसके अंदर तो बहुत ही इजीली हम यूज कर सकते हैं, और लिनक्स के अंदर हम इजीली यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन किस किस तरीके की फाइल आती है और किस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए फाइल सिस्टम का भी यूज किया जाता है यहाँ पे। तो फाइल सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है तो वो हम यहाँ पे मैंने टॉपिक्स उसके लिखे हैं कि लिनक्स फाइल सिस्टम, उसके बाद उसका लेआउट किस तरीके से होता है, उसके बाद लिनक्स स्टैंडर्ड डायरेक्टरी मतलब कौन कौन, जैसे हमारे पास माई कंप्यूटर होता है विंडो के अंदर, वैसे ही इसके अंदर स्टैंडर्ड डायरेक्टरी कौन कौन सी होती है वो चीजें हमें देखनी है। उसके बाद देखना है कि आई नोड क्या होता है और उसके बाद इट्स स्ट्रक्चर मतलब आई नोड क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बना रहता है। ठीक है, वो चीज हमें देखनी थी। उसके बाद उसका था सेकंड एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। ठीक है, मतलब अपनी अपनी तरीके से मुझे एक्सटेंशन कोई बनाना है तो किस तरीके से मैं बना सकता हूँ, और उसका सुपर ब्लॉक, ठीक है, उसको हम ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो इतने टॉपिक्स आज के लेक्चर के अंदर हमें पढ़ने थे। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे फाइल सिस्टम लिनक्स फाइल सिस्टम से। तो ऑल यूजर इंक्लूडिंग the super user have their own home directory where all private data like document, bookmark or email are stored. तो ऑल यूजर जितने भी यूजर है वो सुपर कंप्यूटर की तरह, सुपर यूजर की तरह ही उसकी हर एक की एक अलग अलग डायरेक्टरी बनती है। मतलब ऑल यूजर जैसे यहाँ पे जितने भी यूजर हमारे एक सिस्टम के अंदर बैठते हैं तो उसकी हर एक की अलग अलग डायरेक्टरी और फाइल बनती है, जिसकी मदद से एक ब्लॉक बनता है कि कौन सा यूजर किस ईमेल किस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकता है, और सारा डेटा प्राइवेट रहता है हर एक यूजर के लिए। ठीक है, सिस्टम डायरेक्टरी होल्डिंग अ सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन फाइल और एक्सिक्यूटेबल फाइल्स कैन ओनली बी मॉडिफाइड बाय द सुपर यूजर। सिस्टम के अंदर जितनी भी डायरेक्टरी रहती है वो होल्ड करता है वन टाइप ऑफ एक सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जिसकी मदद से सुपर यूजर है वो किसी भी फाइल को चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है, और डिलीट भी कर सकता है। In Linux, you can choose whether you want to manage files and folder with a file manager, or if you rather like to use a command line, which is the traditional way. ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि जितने भी आपके पास फाइल मैनेजर है उसको आप कमांड लाइन की मदद से चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैनेज कर सकते हो कितने भी आपको चेंजेस करना हो किसी भी फाइल के अंदर, तो उसके लिए आपको लिनक्स एक कमांड लाइन दी गई है जिसकी मदद से चेंजेस आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी उसकी फाइल सिस्टम, उसके अंदर क्या क्या होता है और किस तरीके से होता है वो यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वापस मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ऑल यूजर इंक्लूडिंग द सुपर user have their own home directory and where all private data, document, bookmark, email और store। यूजर हो या फिर सुपर यूजर तो हर एक की एक अलग से डायरेक्टरी बनती है और हर एक का डेटा प्राइवेट रहता है, जितने भी उसके डॉक्यूमेंट और बुकमार्क रहती है। सिस्टम डायरेक्टरी होल्डिंग मतलब जो भी डायरेक्टरी रहती है, जो भी यूजर बनाता है या फिर सुपर यूजर बनाता है, उसको वो एक सेंट्रल कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर रखता है, जिसकी मदद से सुपर यूजर है वो हर एक यूजर की फाइल और उसकी जो डॉक्यूमेंट है वो देख सकता है। ठीक है, और जो भी आपकी फाइल बनी रहती है उसको एक्सेस करने के लिए कमांड लाइन का यूज किया जाता है। तो ये लिनक्स की फाइल सिस्टम थी। ठीक है, उसके बाद आता है कि लिनक्स की फाइल सिस्टम के अंदर किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। तो इन लिनक्स ऑल फाइल्स एंड डायरेक्टरी आर लोकेटेड इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक ट्री के फॉर्म में रहता है। यहाँ पे कोई नोड रहता है, उसके अंदर हर एक के पास दो अलग या तीन तरीके की अलग अलग फाइल अटैचमेंट में रहती है, उसके पास भी वापस अलग अलग तरीके की डेटा या इंफॉर्मेशन रखी जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर उसका रहता है कि एक के अंदर दो, दो के अंदर तीन, तीन के अंदर, मतलब एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर। जैसे हमारे विंडो के अंदर कोई फाइल सिस्टम हमारे पास पड़ी है, जैसे कि डी ड्राइव है, तो डी ड्राइव के अंदर हमने कोई इमेजेस करके कोई फोल्डर बनाए, तो फोल्डर के अंदर वापस मैंने एक बताया है कि हीरोज करके एक फोटो फोल्डर बनाया, उसके अंदर वापस मैंने एक वापस फोटो बनाया है। ठीक है, इमेजेस बनाई है। तो हर एक के एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक ऐसे डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनी रहती है, ट्री स्ट्रक्चर में होता है सारा कुछ।
द टॉप मोस्ट डायरेक्टरी इज रिफर्ड टू एज अ फाइल सिस्टम और रूट। जो टॉप मोस्ट डायरेक्टरी रहती है उसे यहाँ पे बोला जाता है रूट डायरेक्टरी या फिर टॉप मोस्ट फाइल सिस्टम या फिर डायरेक्टरी बोला जाता है। ठीक है, नॉट टू बी कंफ्यूज विथ रूट यूजर, मतलब यूजर के लिए वो इजीली रहता है, कंफ्यूज नहीं होता वो। द काउंटर पार्ट ऑफ विंडो सिस्टम वुड प्रोबेबली बी सी, मतलब जितनी भी हमारी विंडो के अंदर सिस्टम रहती है वो सारी सी ड्राइव के इंस्टॉल होती है, जबकि यहाँ पे जितनी भी हमारी फाइल रहती है वो जब हम लिनक्स इंस्टॉल करते हैं तो वो रूट डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होती है। जैसे लिनक्स के अंदर रूट होता है वैसे ही विंडो के अंदर सी डायरेक्टरी होती है, तो दो अलग अलग डायरेक्टरी को रखा जाता है यहाँ पे। All other directory in Linux can be accessed from the root directory and are arranged in hierarchical structure। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि ऑल अदर डायरेक्टरी, मतलब जितनी भी उसके अलावा डायरेक्टरी है उसको एक्सेस करने के लिए लिनक्स के अंदर एक रूट डायरेक्टरी रहती है या फिर उसके अंदर हियरार्किकल फॉर्मेट में सारा स्ट्रक्चर रखा जाता है। तो इस तरीके से फाइल सिस्टम लिनक्स के अंदर वर्क करते हैं। तो उसका जो मैप है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ ताकि इजीली आप उसको एक्सेस कर सके। तो यहाँ पे दिया हुआ कि रूट डायरेक्टरी कौन सी होती थी, आपकी रूट डायरेक्टरी है उसके अंदर अलग अलग तरीके के बहुत सारे डायरेक्टरी पार्ट दिए गए। तो उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आता है स्लैश बिन। इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इसेंशियल यूजर कमांड बाइनरी, मतलब जो अलग से कोई तीसरा पर्सन आया है, अलग से यूजर है, सुपर यूजर के अलावा जो भी यूजर है उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे उसकी कमांड दी गई है। ठीक है, तो बिन के अंदर जाना है और उसके अंदर उसकी जितनी भी कमांड दी गई, मतलब वो फोल्डर बना सकता है, फाइल बना सकता है, डेट को एक्सेस कर सकता है, कोई भी प्रिंट करवा सकता है, कोई फाइल बना सकता है, उसके अंदर डेटा एडिट कर सकते हो, ये सारी चीजें वो कर सकता है। फिर एक ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर द सिस्टम, मतलब सिस्टम के अंदर कोई भी आपको चेंजेस करना है तो वो कहाँ पे पड़ी रहती है, ईटीसी के अंदर। इसके अंदर हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना। जिस तरीके से हम कोई विंडो ओएस इंस्टॉल करते हो तो सी ड्राइव के अंदर हमारी पब्लिक प्रोग्राम फाइल के अंदर जिस तरीके से हमारी सिस्टम के अंदर सारी ओएस इंस्टॉल होती है, वैसे ही लिनक्स के अंदर जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहती है वो सारी यहाँ पे ईटीसी के अंदर स्टोर होती है। इसके अंदर हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना, इसको सिर्फ यूज कर सकते हैं। उसके बाद है कि एसबिन, इसेंशियल सिस्टम बाइनरी, मतलब जितना भी डेटा रहता है वो सारा का सारा 0101, मतलब बाइनरी सिस्टम के अंदर सारा कुछ यहाँ पे रहता है। मतलब यहाँ से आप किसी भी पाथ के अंदर किसी भी रूट डायरेक्टरी के अंदर जाके कोई भी चेंजेस कर सकते हो, पर आपको उसके लिए कमांड याद रखनी पड़ेगी। फिर यूजर रीड ओनली यूजर एप्लीकेशन सपोर्ट डेटा इन बाइनरी, मतलब जो भी डेटा यूजर बनाएगा वो उसको बाइनरी फॉर्मेट में और वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन के फॉर्मेट में यहाँ पे पड़ा रहता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे अलग अलग डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी बनाई गई है कि यूजर के अंदर बिन लिखेगा तो वो मोस्ट यूजर को कमांड दे सकते। जैसे यहाँ पे कमांड लिखना होता है तो उसके लिए यहाँ पे बिन के अंदर लिख सकता है, तो वैसे यूजर के अंदर उसको लिखना है तो बिन का यूज करेगा। फिर यूजर बिन इंक्लूड, तो स्टैंडर्ड इंक्लूड फाइल फॉर सी कोड। ठीक है, मतलब सी लैंग्वेज के लिए कोई भी आपको फाइल बनानी है तो उसके जो भी सॉफ्टवेयर है उसके सॉफ्टवेयर जो भी लाइब्रेरी फाइल वो यहाँ पे अटैच करवा सकता है। फिर यूजर लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट बीन लाइब्रेरी फाइल फॉर कोडिंग, मतलब किसी भी तरीके की कोडिंग करनी है तो उसके लिए आपको एक जगह पे डेटा को रखना पड़ेगा। फिर लोकल फाइल है कि कनेक्टिविटी करनी है उसके लिए। फिर एक यूजर से स्टैटिक डेटा शेयरेबल अक्रॉस ऑल आर्किटेक्चर, मतलब जितने भी डेटा आपको शेयर करना है तो उसके लिए एक पीसी में से दूसरे पीसी में आपको कनेक्टिविटी बनानी है तो उसमें से डेटा आपको चाहिए तो उसके लिए आपको यूजर स्लैश शेयर का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद ही वेर स्लैश वेर, स्लैश मतलब वेरिएबल डेटा फाइल, मतलब वेरिएबल को हम कोई फाइल के अंदर बनाएंगे तो उसको टेम्पररी मेमोरी में बनाना है, उसके ऊपर लॉक लगाना है, लाइब्रेरी फाइल में उससे चेंजेस करवाना है, उसकी लॉक फाइल देखनी है आपको या फिर उसको पुल करवाना है, एक्सेस करना है, तो उसके लिए वेर का यूज किया जाता है। किसी भी वेरिएबल को बना भी सकते हो और उसके अंदर मॉडिफाई भी आप कर सकते हो, उसके लिए अलग अलग कमांड है जो हम आगे देखेंगे। उसके बाद है स्लैश डेव, मतलब डिवाइस फाइल इंक्लूडिंग नल, मतलब किसी भी तरीके के हार्डवेयर के अंदर मुझे कोई भी चेंजेस करना है तो उसके लिए स्लैश डेव का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी सारी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर था। तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर हम अलग अलग उसकी मीडिया देखेंगे भी किस तरीके से उसके अंदर कंटेंट होते हैं, डायरेक्टरी क्या होती है। तो स्लैश मतलब रूट डायरेक्टरी, उसके अंदर ये सारी फाइल पड़ी रहती है। फिर एक स्लैश बिन मतलब इसेंशियल बाइनरी फाइल, मतलब जो भी डेटा है वो हमारा 0101 फॉर्मेट के जिसकी मदद से मुझे डेटा को एक्सेस करना है तो कमांड की मदद से उसको मैं यूज कर सकता हूँ। फिर एक स्लैश बुट, स्लैश बुट का मतलब क्या हो जाता है कि
स्टैटिक फाइल ऑफ बूट लोडर, मतलब जब भी हम लोड करते हैं कोई भी फाइल को या सिस्टम को तो उसके लिए बूटेबल लोडर का यूज होता है। फिर स्लैश डेव का यूज कहाँ पे होता है, तो वे फाइल नीडेड टू एक्सेस होस्ट स्पेसिफिक डिवाइसेस, ठीक है। फिर एक ईटीसी होस्ट स्पेसिफिक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल, फिर लाइब्रेरी LIB इसेंशियल शेयर्ड लाइब्रेरी एंड कर्नल मॉड्यूल, मतलब हार्डवेयर के रिलेटेड आपको कोई भी काम या चेंजेस करवाना है तो उसके लिए लाइब्रेरी का यूज आप कर सकते हो। तो वैसे यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग तरीके की कमांड्स आपको दी गई है जिसकी मदद से आप किसी भी तरीके की लिनक्स के अंदर फाइल को एक्सेस कर सकते हो। तो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हमारे पास है कि आई नोड, जो भी हम फाइल से रखते हैं तो फाइल हमारे सिस्टम के अंदर किस तरीके से स्टोर होती है, तो उसके लिए यहाँ पे आई नोड का यूज किया जाता है, ठीक है। तो फाइल को जो भी हम फाइल बनाएंगे या फिर डेटा बनाएंगे तो किसी भी तरीके का डेटा हम स्टोर करते हैं, जैसे कि विंडो के अंदर कोई फाइल बना रहे, फोल्डर बना इमेजेस, तो इमेजेस एक फाइल हो गई, ठीक है। तो वहां पे तो इजीली स्टोर हो जाता है बाइनरी फॉर्मेट के अंदर, पर लिनक्स के अंदर स्टोर करने के लिए वो यूज करता है आई नोड का। तो आई नोड क्या होता है तो उसके बारे में पहले पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा है कि इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट अ फाइल, ठीक है। तो आई नोड क्या है, तो इट इज अ वन टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है जो हर एक इंफॉर्मेशन की एक ट्रैक रखता है। वी स्टोर अवर इंफॉर्मेशन इन अ फाइल एंड द OS स्टोर द इंफॉर्मेशन अबाउट अ फाइल इन अ आई नोड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वी स्टोर, जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन रहती है वो एज अ वन टाइप ऑफ फाइल के अंदर है, और जो भी हमारी फाइल रहती है वो हमें OS के अंदर स्टोर करनी रहती है। उसके लिए यहाँ पे आई नोड का यूज किया जाता है। तो आई नोड मतलब क्या है, समटाइम कॉल्ड एज एन आई नोड नंबर, मतलब उसको नंबर के फॉर्मेट में भी आप रख सकते हो कि वो वन टाइप ऑफ एक नंबर है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन मतलब क्या, तो इन्फॉर्मेशन अबाउट फाइल आर समटाइम कॉल्ड मेटा डेटा, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन फाइल के अंदर पड़ी है उसको यहाँ पे बोला जाता है मेटा डेटा। सो यू कैन इवन से इट इज अनदर वे, मतलब आपको दूसरी तरीके से भी उसे बोल सकते हो कि आई नोड इज अ मेटा डेटा ऑफ डेटा, मतलब फोल्डर के अंदर जो डेटा पड़ा है उसे यहाँ पे आप मेटा डेटा या फिर आई नोड भी बोल सकते हो। और नोड, आई नोड इज मेटा डेटा ऑफ डेटा, मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा। उसकी डेफिनेशन ये सारी चीजें कि आई नोड क्या होता है उसके बारे में अब उसके डिटेल में जाना है तो यहाँ पे लिखा है कि वेन एवर यूजर प्रोग्राम नीड्स एक्सेस टू फाइल, मतलब जब भी प्रोग्राम को उस फाइल की जरूरत पड़ेगी तो OS के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वो फाइल सर्च करेगा कि वो यूनिक नोड है कि नहीं, मतलब यूनिक नंबर फाइंड करेगा टेबल के अंदर, तो उसे यहाँ पे बोला जाता है आई नोड टेबल, ठीक है। फिर है कि इनफैक्ट द प्रोग्राम और द यूजर हु नीड्स एक्सेस टू फाइल, मतलब जिस यूजर को या जिस भी फाइल को एक्सेस करना है उस फाइल को, तो उसको पहले सर्च करना पड़ेगा। जहां जब उस नोड तक वो पहुंचेगा, पहुंचने के बाद वो क्या करे कि आई नोड का नंबर उसको मिल जाएगा, तो आई नोड का टेबल भी उसको मिल जाएगा, तो उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन पड़ेगी वो एक्सेस करके वो दे देगा। To reach a particular file with its name, need inode number corresponding to that file, मतलब आप नाम के थ्रू उस फाइल के थ्रू पहुंचना चाहते तो उसके लिए आपको उसका नंबर भी आपको देना पड़ेगा। बट टू रीच एन आई नोड नंबर यू डोंट रिक्वायर द फाइल नेम, मतलब आई नंबर के थ्रू आप कभी भी फाइल के पास जाते हो तो उसके लिए आपको फाइल का नेम का जरूरत नहीं पड़ती, पर आप नोड नंबर के थ्रू नेम के थ्रू जाते हो तो उसके लिए आपको नंबर आई नोड नंबर की जरूरत कंपलसरी पड़ेगी ही पड़ेगी। इनफैक्ट विद द आई नोड नंबर यू कैन गेट द डेटा, इनफैक्ट विद द आई नोड नंबर यू कैन गेट द डेटा, तो ही आपको उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन या मेटा डेटा पड़ा है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आई नोड का स्ट्रक्चर भी दिया गया है कि आई नोड का स्ट्रक्चर हम किस तरीके से देख सकते हैं कि फाइल वो किस तरीके से स्टोर करता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी आपको बताया कि अगर आपके पास उसका आई नोड का नंबर है जहाँ पे फाइल स्टोर हुई है तो उसकी मदद से आप डायरेक्टली फाइल को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपके पास फाइल होगा तो फाइल के थ्रू आप सर्च करोगे तो आपको नंबर भी साथ में भेजना पड़ेगा, तभी उस फाइल को वो एक्सेस करके वो देगा। तो यहाँ पे किस तरीके से वो सारा डेटा इंफॉर्मेशन पड़ी रहती है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई गई कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि आई नोड नंबर 34700363
ठीक है। उसके बाद डॉट जैसे लिखोगे तो आपको करंट डायरेक्टरी में रखेगा, जैसे डबल डॉट करोगे तो आपको एक बैक डायरेक्टरी में भेजेगा। फिर फोल्डर 1 फाइल, फाइल 1, फाइल 2, फिर वापस उसके अंदर फोल्डर है, उसके अंदर वापस फाइल है, तो उसकी हर एक की एक फाइल यहाँ पे लिस्टिंग के फॉर्मेट में रहती है। तो ये आपकी फाइल और फोल्डर हो गई, और ये आपके आई नोड के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके नेम हो गए। तो इसके थ्रू इस तरीके से सारा इंफॉर्मेशन वहाँ पे पड़ी रहती है। अगर आपको फाइल के थ्रू डेटा चाहिए तो आई नोड स्ट्रक्चर ऑफ फाइल मतलब मोड, उसके बाद यहाँ पे ऑनर फाइल साइज टेम्पलेट, उसके बाद डायरेक्ट ब्लॉक। ठीक है, डायरेक्ट ब्लॉक मतलब उसकी नोड भी, आपको फाइल चाहिए तो फाइल के साथ साथ आपको नंबर भी भेजना पड़ेगा, तभी आपको उसकी फाइल आपको मिलेगी, सर्च कर ले। अगर आप नोड डायरेक्टली भेजोगे तो फाइल का नाम भेजने की कोई ज़रूरत आपको नहीं होती, जैसे आगे हमने यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई गई कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है एक्सेस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है कि मोड क्या होता है। तो मोड के डिटेल के अंदर दिस कीप इंफॉर्मेशन अबाउट टू थिंग्स, वन इज परमिशन इंफॉर्मेशन मतलब उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, द अदर इज टाइप ऑफ आईनोड मतलब उसके अंदर कौन कौन सी फाइल पड़ी रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल के फॉर्मेट में दिया है क्या आईनोड कैन बी ऑफ फाइल डायरेक्टरी और ब्लॉक डिवाइस, मतलब वो वन टाइप ऑफ डायरेक्टरी फोल्डर भी हो सकता है या फिर फाइल भी हो सकता है, इवन क्या वन टाइप ऑफ ब्लॉक डिवाइस भी होता है। फिर एक ही ओनर इंफॉर्मेशन कि एक्सेस डिटेल लाइक ऑनर ऑफ फाइल और ग्रुप मतलब किसकी वो फाइल अभी है। फिर उसकी साइज, द दिस लोकेशन स्टोर द साइज ऑफ अ फाइल इन टर्म ऑफ बाइट, जिसकी मदद से पता चलेगा कि स्टार्ट कहाँ से करना है और कहाँ तक उसको पढ़ना है। ठीक है, तो उसकी साइज भी वहाँ पे मेंशन करके रखी होगी। फिर एक ही टाइम स्टैम्प मतलब कब उसको बनाया गया फाइल को और कब उसको मॉडिफाई किया गया, तो उसकी इंफॉर्मेशन टाइम स्टैम्प के अंदर पड़ी रहती है। स्टोर द आई नोड क्रिएशन टाइप, मॉडिफिकेशन टाइम। ठीक है, now come the important thing, the understand about how a file is saved in partition with the help of inode। inode की मदद से वो हर एक की inode सेम रहती है मॉडिफिकेशन करते टाइम। फिर एक ब्लॉक साइज, whenever a partition is formatted with a file system it normally get formatted with a default block size। now block size is size of chunk मतलब एक साथ इकट्ठा करके रखना। इन विच डेटा विल बी स्प्रेड मतलब जो भी डेटा अलग अलग स्प्रेड हो गया है, बिखर गया है, उसको वो चंक करके रखता है, एक साथ रखता है, किसकी मदद से, आई नोड की मदद से। सो इफ अ ब्लॉक ऑफ साइज इज 4K देन फॉर अ फाइल of 15K it will take up 4 block because of 4K into 4 into 6 it technically speaking you waste 1K मतलब 1K 1 किलोबाइट हमारी टेक्निकली वेस्ट होती है। किसके लिए, डेटा ब्लॉक कहाँ पे उसका स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है उसके लिए। तो ये फाइल की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर था उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी है कि क्या क्या होता है उसके अंदर। उसके बाद दिया गया कि अलग से भी एक्सटेंशन होता है कि सेकंड एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम मतलब अलग से भी एक फाइल सिस्टम होता है जो किस तरीके से वर्क करता है, तो उसके बारे में आईनोड के अलावा दूसरा तरीका भी हम यहाँ पे देख लेंगे। तो सेकंड एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम वाज डिवाइस्ड बाय रेमिकार्ड एज एक्सटेंसिबल एंड पावरफुल फाइल सिस्टम फॉर लिनक्स, जो लिनक्स के लिए बहुत ही एक्सटेंसिव और पावरफुल, जैसे कि हम विंडो के अंदर यूआई फॉर्मेट में यूज करते हैं, डबल क्लिक करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को तो ओपन हो जाएगा, तो वही सिस्टम इसके अंदर भी यूज किया जाता है जो अलग से यूज होता है। इट इज ऑल्सो द मोस्ट सक्सेसफुल फाइल सिस्टम सो फार इन लिनक्स कम्युनिटी एंड इट इज बेसिस फॉर ऑल द करेंटली शिपिंग लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जितनी भी लिनक्स सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो इसी के बेस पे अभी वर्क हो रही है, सेकंड एक्सटेंशन के बेस पे। उसकी डिटेलिंग यहाँ पे दी गई है, पूरी थियरी दी गई जिसके बारे में आपको कहीं पर भी पढ़ने जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर ही सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। The extension ext2 file system, like a lot of file system, are built on a premises that the data held in a file in kept in a data block। मतलब प्रीमिसेस मतलब क्या हो गया, उसको परमिशन के हिसाब से ही डेटा को वो हेल्ड करेगा और फाइल के एक ब्लॉक के फॉर्मेट में रखता है। दिस डेटा ब्लॉक आर ऑल ऑफ सेम लेंथ मतलब जितने भी ब्लॉक बनते हैं वो सारे के सारे एक ही तरीके के लेंथ पे बनते हैं। एंड ऑल्दो दैट लेंथ कैन बी वेरी बिटवीन डिफरेंट एक्सटेंशन मतलब अलग अलग तरीके की एक्सटेंशन रहेगा, तो वहाँ पे वो लेंथ वो वरी करती है फाइल सिस्टम में। ब्लॉक ऑफ साइज पर्टिकुलर एक्सटेंशन ext2 फाइल सिस्टम इज सेट व्हेन इट इज क्रिएटेड, जब वो बनाई जाती है तब वो फिक्स रहती है, पर उसका जो फाइल सिस्टम जैसे जैसे बदलता है तो उसके हिसाब से वो उसकी साइज अलग अलग तरीके से रोकता है। एवरी फाइल साइज इज राउंडेड अप टू इन इंटीजर
इंटीग्रल नंबर ऑफ ब्लॉक, मतलब वो इंटीजर के फॉर्मेट में ही सारा डेटा रहता है। इफ द ब्लॉक साइज इज 1024 बाइट, then the file system is 1025 byte will occupy 1024 बाइट ब्लॉक, मतलब वो 1 बाइट है वो एक्सटर्नली वेस्ट होती है। नॉट ऑल ऑफ ब्लॉक इन फाइल सिस्टम होल्ड डेटा, सम मस्ट बी यूज्ड टू कंटेन द इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइल सिस्टम। कोई कोई फाइल सिस्टम रहती है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन नहीं रखी जाती, जिसके अंदर सिर्फ उसका डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए भी रखा जाता है। ext2 defines the file system topology by describing each file in the system with an inode data structure। मतलब हर एक सिस्टम को, हर एक फाइल सिस्टम के अंदर एक रूल्स रहता है टोपोलॉजी, मतलब जिसकी मदद से आप ईच फाइल को डिस्क्राइब कर सकते हो कि उसके अंदर किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर पड़ा है अभी और कौन सी इंफॉर्मेशन है। एन inode describe which block the data within a file occupy as well as the access right of file, the file modification time and the type of the file। जिस तो किस तरीके का ब्लॉक है उसको किस तरीके से डिस्क्राइब करना है और देखना है, वो सारी इंफॉर्मेशन इस आई नोड के अंदर पड़ी रहती है। एवरी फाइल इन ext2 फाइल सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय सिंगल आई नोड एंड ईच आई नोड एज अ सिंगल यूनिक नंबर आइडेंटिफाइंग। ठीक है, तो जो भी डेटा उसके अंदर पड़ा है उसको पहचानने के लिए उसको पहले आई नोड को नंबर देना पड़ता है और आई नोड को पहचानने के लिए उसके लिए एक नंबर दिया गया है। द नोड फॉर द फाइल सिस्टम आर केप्ट टुगेदर इन आई नोड टेबल, मतलब आई नोड टेबल के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन उसकी पड़ी रहती है, कौन सी फाइल है, उसका कौन सा नंबर है, कहाँ से ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, तो सारी चीजें वहां पे पड़ी रहती है। ext2 डायरेक्टरी है सिंपली स्पेशल फाइल। ठीक है, वन टाइप ऑफ स्पेशल फाइल है जिसके अंदर जितनी भी फाइल्स है, फाइल सिस्टम है, उसकी सारी आई नोट पड़ा रहता है, उसका एक नंबर पड़ा रहता है, कहाँ से वो स्टार्ट करना है, उसका फाइल का नाम, दो चीजें तो कंपलसरी। तो ये दूसरा तरीका था। ठीक है, तो किस तरीके से फाइल को स्टोर करता है तो वो भी यहाँ पे दिया गया है कि ब्लॉक ग्रुप 0 अप टू ब्लॉक ग्रुप n-1 अप टू n तक। तो जितने भी ब्लॉक रहते हैं तो यहाँ पे ब्लॉक के अंदर, हर एक ब्लॉक के अंदर ब्लॉक, सुपर ब्लॉक, ग्रुप का डिस्क्रिप्टर, उसके बिट मैप, आई नोड का बिट मैप, आई नोड का टेबल, उसका डेटा क्या क्या पड़ा है, तो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर पड़ी रहती है, जिसकी मदद पता चलेगा कि कौन सा यूजर उसको एक्सेस कर सकता है, उसको नहीं कर सकता, डेटा पड़ा है तो कहाँ पे पड़ा है, ठीक है, उसका नंबर क्या है। तो हर एक ब्लॉक के अंदर ये इस फॉर्मेट में पड़ा था, मतलब एक ext2 फाइल सिस्टम की जो फाइल सिस्टम है इस तरीके से होती है, मतलब एक ब्लॉक के फॉर्मेट में रहता है सारा कुछ। ठीक है, फिर उसके अंदर जो भी नंबर था उसकी यहाँ पे डिटेलिंग दी है कि सुपर ब्लॉक कंटेन और डिस्क्रिप्शन ऑफ बेसिक साइज इन शेप, मतलब इसके अंदर जितनी भी उसकी साइज है वो ऑटोमेटिकली आई नोड के बेसिस पे उसके अंदर जितना भी डेटा पड़ा है उसके हिसाब से वो गिनेगा और उसको वो मेंटेन करके रखता है। फिर एक ग्रुप 0 है, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन मुझे पढ़नी है तो उसके लिए मुझे पहले तो उस डेटा को कॉपी करना पड़ेगा और वो आई नोड के थ्रू होगा। ठीक है, फिर एक ही मैजिक नंबर। मैजिक नंबर मतलब जो भी हमारी इंफॉर्मेशन मेमोरी के अंदर स्टोर रहती है वो वन टाइप ऑफ एक हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में स्टोर रहती है कि कहाँ से उसको डेटा को रीड करना चालू करना है और कहाँ पे एंड होता है उसका। फिर एक रिवीजन लेवल, द मेजर एंड माइनर रिवीजन लेवल अलो अमाउंटिंग कोड, मतलब कहाँ तक हमारा डेटा पड़ा हुआ है उसको वो चेकआउट करता है। तो इसको आप पढ़ने के बाद भी इजीली समझ सकते हो कि कहाँ कहाँ पे क्या उसका यूज होता है फाइल सिस्टम के लिए। फिर इसके अंदर मैक्सिमम काउंट कितनी बार हो रहा है, ठीक है, फाइल को पढ़ने के लिए। फिर एक ही ब्लॉक ग्रुप नंबर, तो यहाँ पे ब्लॉक का मतलब हो जाता है कि कितने भी ब्लॉक के अंदर से डेटा मुझे पढ़ना है और कितनी साइज का डेटा वहाँ पे पड़ा है, तो उसके अंदर स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड ये दो ही चीजें वहाँ पे पड़ी रहती है ताकि उसे पता चलेगा कि हार्ड डिस्क के अंदर से मुझे कहाँ से कितना डेटा पढ़ना है और कितना डेटा कहाँ तक पढ़ना है। तो ये दो चीजें उसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम के फॉर्मेट में दी जाती है। तो वो सारा डेटा कॉपी करके सुपर ब्लॉक के अंदर डाल देगा तो उतना डेटा वो रीड करना चालू करेगा। ब्लॉक साइज कितनी उसकी साइज रहती है, तो 1025 बाइट ही रहती है क्योंकि उसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं रहती, ओनली फॉर उसका डेटा कहाँ से कहाँ तक है, उसकी उसको कौन कौन एक्सेस कर सकता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन ब्लॉक साइज के अंदर पड़ी रहती है। तो ब्लॉक्स पर ग्रुप मतलब उसके अंदर अब बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ है तो वो एक ग्रुप के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। फ्री ब्लॉक मतलब जो फ्री ब्लॉक पड़ा है तो बहुत सारे नंबर होते हैं, नंबर ऑफ फ्री नोड भी होते हैं, और फर्स्ट नोड रहता है वो आपका रूट डायरेक्टरी रहता है।
तो ये सुपर ब्लॉक था, मतलब कौन कौन से ब्लॉक है वो आपके ब्लॉक रहते हैं, कौन कौन सी मेमोरी है वो आपकी ब्लॉक रहती है, वो यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी यहाँ पे दी गई थी कि फाइल सिस्टम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दो अलग अलग तरीके से की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे दी गया है आपको आइनोड, और दूसरा तरीका दिया है ब्लॉक फॉर्मेट में। ठीक है, तो दो अलग अलग तरीके ext2। ठीक है, तो दो अलग अलग तरीके होते हैं लिनक्स के अंदर डेटा को या फाइल को स्टोर करने को, उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, और लास्ट में आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी दिए गए हैं कि जिसकी मदद से आपकी अटेंडेंस गिनी जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके जो कमांड है उसके बेस पे वर्क करेंगे। अगर आपको यहाँ पे फाइल सिस्टम अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है, या फिर इसके अंदर आपको डिटेल में भी और जाना है तो आप नेट पे भी फाइंड कर सकते हो कि फाइल सिस्टम लिनक्स के अंदर किस तरीके से होती है। तो इसके बेस पे आपको नॉलेज भी बढ़ेगा और आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। मतलब कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो आपको सारी चीज में ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। तो इसके ये क्वेश्चन है जिसकी मदद से आपको क्या करना है कि आपकी अटेंडेंस गिनी जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके कमांड पे बेस पे हम वर्क करेंगे कि किस किस तरीके से कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।